हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्पी चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री कोर्स का कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट किया था और आज से हम इसकी एनसीईआरटी की जो अभ्यास हैं उनके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जितना अधिक इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर की थ्योरी को पढ़ना है उतना ही अधिक इंपॉर्टेंट इसके अभ्यास को करना भी है, क्योंकि यदि आप चैप्टर के हर टॉपिक को डीपली समझना चाहते हैं तो आपको ये दोनों चीजें करनी चाहिए। ये एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपको कोई चीज, कोई डाउट्स थ्योरी में आपके क्लियर नहीं होते तो डेफिनेटली वो न्यूमेरिकल्स करते समय आपके आसानी से हल हो जाते हैं। और एनसीईआरटी की मैं कहूं कि जो एक्सरसाइज है वो डिजाइन भी इस हिसाब से की हुई है कि आपकी थ्योरी का पूरा निचोड़ यहां पर अभ्यास में आ जाता है। तो फिर शुरू करते हैं और सबसे पहला हम इसका प्रश्न ले रहे हैं अपनी एनसीईआरटी का, वो है 3.1। तो अभ्यास हमारा 3.1 है। इसके अनुसार निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिसमें एक दूसरे को उनके लवणों के विलीनों में से प्रतिस्थापित करती है। इसका अर्थ है कि प्रतिस्थापन की पावर जिसके पास ज्यादा होगी, हमें यह बताना है, उससे शुरू करते हुए सबसे कम वाले पर क्या करना है, एक क्रम तैयार करना है। तो प्रश्न है हमारा 3.1। यह है प्रश्न 3.1 है। और कौन कौन से हमारे को दे रखे? एल्युमिनियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा है Fe, चौथा है Mg और पांचवा है Zn यानी कि जिंक। तो इनको हमें क्या करना है, क्रम में लगाना है। जो सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरे के लवण को प्रतिस्थापित कर पाए उसको सबसे पहले लिखना है। इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि वह क्या होना चाहिए, सबसे एक्टिव होना चाहिए, सबसे अधिक क्रियाशील होना चाहिए। आपको ध्यान हो, हमने चैप्टर में आपको यह एक सीरीज लिखवाई थी, मानक अपचयन श्रेणी या सीरीज पूरी की पूरी लिखवाई थी। उसमें हमने याद करने का तरीका तो वहां पर हमने बता दिया था कि ली के काना मांगे ऑल जन, यहां तक ली के काना मांगे ऑल जन। फिर दूसरा था कर फिर कूद नी सुन, दूसरा यहां तक निमोनिक्स था। तीसरा था है कुआ इला आज, यहां तक था। चौथा था पारो बाहर कल आना फिर। तो ये हमने 4 आपको निमोनिक्स के थ्रू ये पूरी की पूरी सीरीज आपको याद करवाई थी। यदि आपको श्रेणी अच्छे से याद है तो आप समझिए बहुत आसान होगी आपके लिए प्रश्न, क्योंकि इस श्रेणी में सबसे ऊपर की ओर जो लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये हैं, ये सबसे एक्टिव मटेरियल हैं, सबसे एक्टिव मेटल्स हैं। और यानी कि हम कह सकते हैं इनकी जो अपचायक क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। और हम कह सकते हैं जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं अपचायक क्षमता घटती जाती है। तो जब हमें इसी चीज को इस तरीके से प्रश्न में पूछा जाए तो आपको सबसे पहले एक्टिव मटेरियल जो सबसे अधिक क्रियाशील हो उसको पहले लिखना है और उससे शुरू करते हुए अंत तक जाना है। तो अब देखिए इनमें है एल्युमिनियम, कॉपर, Fe, Mg, Zn। अब इस सीरीज में देखें तो सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, Mg आ रहा है, तो यहां पर लिख लेंगे हम Mg। फिर Mg के बाद दूसरा आप देखें तो एल्युमिनियम है, जिंक है, ये दोनों चीजें यहां पर हैं। एल्युमिनियम भी है, जिंक भी है, तो क्या आ गया Al एल्युमिनियम। फिर उसके बाद क्या आएगा, जिंक। और फिर उसके बाद आप देखें तो जिंक के बाद हमारा आ रहा है Fe और फिर Cu। फिर हमारे पास आ गया Fe और फिर क्या आ गया, Cu। तो जो प्रश्न में आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित धातुओं को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि वे एक दूसरे को उनके लवणों के विलीनों में से प्रतिस्थापित करती है, तो वो जो श्रेणी होगी वो इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो मुझे लगता है काफी आसान है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से देखें प्रश्न संख्या 3.2। 3.2 में क्या रहा है, नीचे दिए गए मानक इलेक्ट्रोड विभवों के आधार पर धातुओं को उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न भी अपचायक क्षमता यानी कि इसी श्रेणी से, मानक अपचयन विभव वाली जो हमारी श्रेणी थी, सीरीज थी, उसी से लिया गया। यदि आपको ये याद है आप आसानी से कर पाएंगे। तो क्या क्या हमें दे रखा है, सबसे पहले पोटेशियम का दे दिया है यानी कि K+/K। इसका मानक अपचयन विभव हमें दिया है -2.93 वोल्ट। दूसरा हमें दे रखा है Ag+ का दे रखा है, ये दे रखा है 0.80 वोल्ट। तीसरा हमें दिया है Hg2+/Hg, इसका हमारे को दे रखा है 0.79 वोल्ट। चौथा हमें दिया है मैग्नीशियम का Mg2+/Mg,
यह हमारे को दे रखा है -2.37 वोल्ट। अगला हमें दिया है क्रोमियम का 3+/Cr और ये हमारे को दिया है -0.74 वोल्ट। अब हमें क्या कहा है, उनकी बढ़ती अपचायक क्षमता, तो क्या लिखना है, बढ़ती अपचायक क्षमता के क्रम में लिखना है। अब आप यदि इस श्रेणी को यदि ध्यान से देखेंगे, ऊपर जो हमने श्रेणी लिखी है, इसके अपचायक क्षमता ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है, हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसका अर्थ है कि इस श्रेणी में जो सबसे नीचे आएगा इन सब में, उसकी अपचायक क्षमता सबसे कम होगी, वहां से शुरू करना है, और जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे अंत में आने वाला है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्रोमियम, मैग्नीशियम, मरकरी, सिल्वर और पोटेशियम ये हमारे पास हैं। तो सबसे पहले आपको ये श्रेणी भी वैसे देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि लिथियम का जो मानक अपचयन विभव होता है -3.05, जो कि सबसे कम है, और फ्लोरीन का जो मानक अपचयन विभव है वो होता है 2.87, जो कि सबसे हम कह सकते हैं अधिक है। तो आपको जब इस श्रेणी को लिखेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिसका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है, जितना अधिक ऋणात्मक हो उसकी अपचायक क्षमता उतनी अधिक होगी। तो मैंने क्या कहा, जिसका मानक अपचयन विभव, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP, जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा, उसकी अपचायक क्षमता सबसे कम होगी। तो मुझे लगता है मेरी बात समझ में आपको आ गई होगी। निकालना हमें यह है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जिसका मानक अपचयन विभव सबसे अधिक होगा उसकी अपचायक क्षमता सबसे कम होगी। सबसे कम से शुरू करके सबसे अधिक की तरफ जाना है। तो अब देखिए सबसे अधिक किसकी है, जिसका धनात्मक होगा वो सबसे अधिक है। तो धनात्मक कौन सा है, एक ये वाला धनात्मक है, ये वाला। तो इन दोनों में सबसे अधिक धनात्मक कौन सा, ये वाला। तो सबसे पहले कौन सा आ गया हमारे पास, Ag+/Ag वाला आ गया। दूसरे नंबर पे देखें, इसके बाद दूसरा ये वाला है, तो ये हमारा आ गया Hg+/Hg आ गया। फिर इन दोनों के बाद इसके बाद देखें तो ये हमारे पास है, एक ये वाला है हमारे पास 0.7 और 74 है 0.79, तो पहले यह वाला आ जाएगा। तो ये आ गया क्रोमियम 3+/Cr। फिर इसके बाद अगला कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्रोमियम के बाद आप देखेंगे आ गया मरकरी, तो Hg2+/Hg, और लास्ट में हमारा सबसे कम वाला आ गया पोटेशियम, यानी कि K+/K। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस सिल्वर का मानक अपचयन विभव सबसे कम सबसे अधिक होगा, जिसके कारण हमने कहा इसकी अपचायक क्षमता सबसे कम होगी, जो कि हमने यहां पर लिखा है स्टेटमेंट, सबसे कम होगी। और K का मानक अपचयन विभव सबसे कम होता है, क्योंकि सबसे अधिक ऋणात्मक होता है ये यहां पर जैसा दिया हुआ है, इसलिए इसकी जो अपचायक क्षमता होगी वो सबसे अधिक होगी। इस बात को अपने ध्यान रखना है। आपको ध्यान हो, हमने चैप्टर में इस श्रेणी को डिटेल में डिस्कस किया था। यदि वो चीजें आपको समझ में आती है तो आप समझिए यह चीज आप आसानी से कर पाएंगे। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.3, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। तो पहले गैल्वेनिक सेल बताना है हमें, फिर सेकंड हमारे को क्या क्या चीजें बतानी है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है, सेल के विद्युत धारा के वाहक कौन से हैं, यानी कि सेल में विद्युत धारा किस प्रकार से बह रही है। तीसरा है प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है। हमें तीन चीजें बतानी है। रिएक्शन क्या दे रखी है, यह है जिंक, यह है Zn, जो कि सॉलिड स्टेट में है। जब ये सिल्वर के साथ रिएक्शन कर रहा है, सिल्वर आयन के साथ, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी कि जलीय विलयन में है, उससे हमारा बन रहा है Zn2+, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में ही होगा, प्लस
Ag बन रहा है जो कि न्यूट्रलाइज है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में। ये हमारी क्या है, रिएक्शन है। अब क्या क्या बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणावेशित होगा, पहले ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, गैल्वनी सेल है। गैल्वनी सेल, आप जानते हैं गैल्वनी सेल को यदि हम रिप्रेजेंट करें एक स्टैंडर्ड मानक फॉर्म में तो कैसे किया जाता है। गैल्वनी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जानते हैं बाईं तरफ जो लिखा जाता है उसके लिए हमने आपको एक नियम बताया था, जी लोन का। बायां पक्ष में लिखते हैं, बायां पक्ष हमने कहा था क्या होता है, जी लोन। जी लोन बताया था। तो जी लोन का अर्थ क्या था, जी मतलब था गैल्वनी, एल मतलब लेफ्ट साइड यानी कि बायां, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ए यानी कि एनोड होगा, और एन मतलब ये क्या होगा, माइनस में होगा, ऋणात्मक होगा। दोबारा से बता रहा हूं, आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। जी का मतलब होता है गैल्वनी सेल, एल का मतलब होता है लेफ्ट साइड यानी कि बायां पक्ष, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है बाएं पक्ष में, ए यानी कि ये क्या है, एनोड है, और ये एनोड क्या है, एन मतलब ऋणात्मक है। अब जैसे हम बाएं पक्ष लिखते हैं, ठीक इसका अपोजिट हमने कहा था आप दाएं पक्ष बना सकते हैं। दाएं पक्ष में कैसे लिखेंगे, यहां पर मैं लिखूं दायां पक्ष, तो दाएं पक्ष में क्या लिख सकते हैं, गैल्वनी सेल तो होगा ही, एल का क्या लिख लेंगे आप समझ सकते हैं, आर, लेफ्ट का क्या हो जाएगा, राइट। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इधर क्या होगा, रिडक्शन होगा। यहां पर क्या हो रहा है, एनोड है तो ये क्या होगा, कैथोड होगा। ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस प्रकार से हम दाएं पक्ष लिखेंगे। अब आपको यह समझना है कि बाएं पक्ष में वो चीज आएगी जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यदि ये हमारी एक संपूर्ण सेल की रिएक्शन है, यदि अर्ध सेल की रिएक्शन से लिखें तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीकरण किसका हो रहा है किसका नहीं। और ऑक्सीकरण को ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हमने आपको एक बात समझाई थी। हमने कहा था ऑक्सीकरण में या तो क्या हो, ऑक्सीकारक जो संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या यदि वो बढ़ जाए, या फिर हमने कहा था ऑक्सीजन बढ़ जाए, हाइड्रोजन कम हो जाए, या हम कहें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा हो, तो ये सब चीजें क्या होती है, ऑक्सीकरण को प्रदर्शित करती है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण ही समझा रहा हूं मैं आपको। ऑक्सीकरण संख्या, इसको देखते हैं। जिंक, क्योंकि यह इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, इसकी 0 हो गई। अब Ag की ऑक्सीकरण संख्या देखिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +1 है, तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +1। अब इस पक्ष में आ जाइए, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 2+, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 2+ हो रही। और यहां सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रही है, 0। तो अब आप खुद ही देख करके बताइए, ये 0 से इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या 1 से 0 हो गई, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या घट गई, इसलिए हम कहेंगे सिल्वर का क्या हो रहा है, अपचयन। अब आपके लिए काफी आसान हो गया करना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाएं पक्ष को यदि लिखना चाहिए, पहले अर्ध सेल की रिएक्शन लिखना चाहिए तो कैसे लिखेंगे, ऑक्सीकरण की लिख लें। ऑक्सीकरण में क्या हो जाएगा, जिंक का हो रहा है तो यहां पर लिख लेंगे जिंक, जो कि सॉलिड स्टेट में है। ये किस में परिवर्तित हो रहा है, ये जिंक आयन में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में। तो जब ये इसमें परिवर्तित होगा तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन को संतुलित करने के लिए, क्योंकि ये उदासीन था, यहां पर इसके हम कह सकते हैं 2+ आयन में परिवर्तित हो गया, तभी होगा जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। तो यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लिया हमने। अब ये ऑक्सीकरण की क्रिया थी जिंक की, जैसा हमने यहां पर दिखाया है। अब अपचयन की क्रिया देखिए, अपचयन, तो अपचयन क्या, अर्धसेल की अभिक्रिया क्या होगी, यहां आप देख रहे हैं सिल्वर है तो ये हमारे पास Ag है, और आगे 2 भी है, ये एक्वस सॉल्यूशन में है, यानी कि एक्वस। आप ये तो बात हमने आपको कई बार बताई है कि यही कहीं पर यदि आयन हो, चाहे वो धन आयन हो चाहे ऋण आयन हो, वो हमेशा जलीय विलयन में ही संभव है, न वो सॉलिड स्टेट में भी संभव नहीं है और गैसियस स्टेट में भी संभव नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा इसमें आया। अब ये किस में परिवर्तित हो गया, Ag में परिवर्तित हो गया, तो ये आ गया 2Ag, जो कि सॉलिड स्टेट में। अब ये इसमें परिवर्तित तभी हो सकता है जब ये क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे। तो इसमें साथ में हम क्या कर रहे हैं, इस रिएक्शंस को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, और यहां पर ये चीज लिख रहे हैं 2
Ag जो कि सॉलिड स्टेट में है। ये कैसे आएगा? ये न्यूट्रलाइज या उदासीन कब होगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने ग्रहण करवा दिए। तो जिंक आयन बनाते समय 2 इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग किया था सिल्वर आयन ने, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या हो गया? वो सॉलिड में परिवर्तित हो गया, यानी कि उदासीन बन गया। तो मुझे लगता है ये रिएक्शंस आपको आगे होगी। जो उसने लास्ट का पार्ट पूछा था हमसे कि प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है, तो ये हमने आपको बता दी। अब ये थर्ड का आंसर तो ये हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर तो ये है। अब देखें सबसे पहला ये क्या कह रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है। अब ऋणात्मक आवेशित कौन सा होगा? पहले हम सेल को ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और सेल को, मानक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? बाएं पक्ष में हम क्या लिखते हैं? जिसका ऑक्सीकरण कर होना हो। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? आप देख रहे हो ये जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है Zn2+ में। तो सेल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा? ये हो गया हमारा जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में है, ये परिवर्तित हो रहा है जिंक आयन में 2+ आयन में, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ये हमारा क्या हो गया? एक सेल का प्रदर्शन हो गया। अब ये हमारा क्या है? बायां पक्ष है। फिर हम क्या करते हैं? यहां पर 2 लाइनें खींच देते हैं। और यहां पर हम चाहते तो यदि कोई फिजिकल स्टेट दे रखी होती, इसकी हमें कह सकते हैं सांद्रता यदि दी हुई होती, तो वो यहां पर हम लिख देते हैं। सेल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का ये तरीका है। तो ये बायां पक्ष हमने लिख लिया। अब दायां पक्ष लिखते हैं। और ये जो 2 लाइनें होती है, बहुत बार हम इसको इस प्रकार से भी निरूपित करते थे। यदि ये न भी बनाए तो ये हमारा किसको प्रदर्शित करता है? सॉल्ट ब्रिज को, जो हमारा होता है लवण सेतु, उसको प्रदर्शित करता है। अब देखें तो बाएं पक्ष में हमने क्या लिख लिया? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखी। दाएं पक्ष में किसकी लिखेंगे? अपचयन की अभिक्रिया। और अपचयन क्या हो रहा है? Ag किसमें परिवर्तित हो रहा है? Ag के हम कह सकते हैं उदासीन परमाणु में परिवर्तित हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? यहां लिख लेते हैं Ag, या लिख लेते हैं 2Ag+ परिवर्तित हो रहा है किसमें? Ag सॉलिड में परिवर्तित हो रहा है, ये एक्वस सॉल्यूशन है। और यहां पर आप 2 लिख लीजिए। ऐसे इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। आप चाहते तो यहां से 2 हटा भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारा क्या हो गया? मानक सेल हो गया। तो अब उसने जो कहा था आपको प्रश्न में कि कौन सा इलेक्ट्रोड ऋणात्मक आवेशित है, तो कौन सा ऋणात्मक आवेशित होगा? आप देख रहे हो ये हमारा क्या होता है? धनात्मक। और ये वाला क्या होता है? ऋणात्मक। तो अब आप देख सकते हो कौन सा है? हम लिखेंगे Ag ऋणात्मक आवेशित है, ऋणात्मक आवेशित है। तो ये हमने लिख लिया। अब अगली चीज देखें, सेल में विद्युत धारा के वाहक कौन है? आप देख रहे हैं इस रिएक्शंस को, देखिए यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है। तो कौन वाहक है? विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां पर लिख लेंगे विद्युत धारा के वाहक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बह रहे हैं? आप ये भी समझ सकते हैं, वो धन से ऋण की तरफ जा रहे हैं। लिख लेते हैं, यह भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड से या जिंक से Ag की ओर जाते हैं, ये भी लिख ली। अब आपको से विद्युत धारा की दिशा पूछे, ये विद्युत धारा के वाहक तो हमने लिख लिए। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? दिशा वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में होती है। तो ये भी बात हम लिख लेते हैं, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन यदि जिंक से Ag की तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ, तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा Ag से जिंक की तरफ प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 3.4, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार निम्नलिखित अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनिक सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। तो मानक सेल विभव जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E0 से प्रदर्शित करते हैं, E0 सेल। ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है।
और हमें नीचे दो रिएक्शंस दे दी। पहली है ये हमारी क्रोमियम और कैडियम के रिएक्शंस हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड है, एक क्रोमियम का एक कैडियम का। तो इसको लिख लेते हैं। पहली रिएक्शन फर्स्ट हमारी ये है 2Cr जो कि सॉलिड फॉर्म में है प्लस 3CD यह किस में परिवर्तित हो रहा है 2Cr 3 प्लस एक्वस और साथ में हमारा क्या आ रहा है प्लस 3CD ये हमने पहली रिएक्शन लिख ली है। अब सेकंड भी है, पहले हम देखते हैं इसमें क्या क्या ज्ञात करना है। उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा आर जी नॉट, तो डेल्टा आर जी नॉट यानी कि इसका अर्थ है गिब्स एनर्जी निकालनी है आपको, मानक गिब्स ऊर्जा जिसे फ्री एनर्जी कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, वो कैलकुलेट करनी है। एवं साम्य स्थिरांकों की भी गणना कीजिए। और साम्य स्थिरांक क्या होते हैं जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है हमारे पास साम्य स्थिरांक। इस के को भी हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो ये दो काम हमारे को इस प्रश्न में करना है। अब इस प्रश्न में हमारे को किस चीज की आवश्यकता होगी मैं ये भी आपको बता दूं। यहां पर हमें क्रोमियम का और कैडियम का मानक अपचयन विभव को पता होना चाहिए। और प्रश्न में यदि दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया हुआ होगा तो हम क्या कर सकते हैं बुक से देख करके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक गाल्वनी सेल है, तो इसका हमारे को क्या ज्ञात करना है ई सेल ज्ञात करना है। तो ई सेल ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं चूंकि मानक सेल विभव बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे लिखा जाता है। अब आपको यह देखना है इनमें से कौन सा कैथोड बनेगा कौन सा एनोड बनेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए फिर से हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण जिसका होता है वो एनोड होता है और जिसका अपचयन होता है वो कैथोड होता है। आसान सी बात है। तो हम यहां पर ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। देखिए ये क्रोमियम कैसी स्थिति में, उदासीन स्थिति में, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है 0। ये कैडियम कैसी स्थिति में, हम कहते हैं आयन की स्थिति में, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या केवल इसकी देखें तो ये क्या हो रही है 3+ हो रही है। ये हमारी है 3 है, ऑक्सीकरण संख्या इसकी 3 है। अब इधर की ओर आ जाइए, यहां क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 3 और कैडियम की ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी है 0। तो अब आप देखेंगे क्रोमियम क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या 0 से बढ़कर के हो रही है 3, तो क्रोमियम का क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है ऑक्सीकरण। और दूसरा आप देख लेंगे सीडी की ऑक्सीकरण संख्या 3 से घट करके 0 हो रही है, इसलिए सीडी का क्या हो रहा है अपचयन, ये हो रहा है। तो यदि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इक्वेशन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, काफी हम कह सकते हैं आसान है। फिर से हमने फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जी लोड वाला आप जानते हैं, जो गैल्वनी सेल के लिए लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और क्या है नेगेटिव, वो वाला। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण क्रोमियम का हो रहा है तो यहां पर लिखेंगे 2Cr परिवर्तित हो रहा है किसमें 2Cr3+ में परिवर्तित हो रहा है। यहां पर हमने बना दिया लवण सेतु और फिर यहां पर क्या हो रहा है 3CD3+ परिवर्तित हो रहा है किसमें 3CD में परिवर्तित हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है और यहां पर हमारा क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। तो आप जानते हैं जहां ऑक्सीकरण होता है वो हमारा क्या होता है एनोड और ये क्या होता है, ये हमारा होता है कैथोड। तो अब आपको चाहिए ई नोट कैथोड। ई नोट कैथोड का अर्थ हुआ कि कैथोड का मानक अपचयन विभव, और कैथोड में कौन सा है, ये है कैडियम। तो कैडियम का मानक अपचयन विभव यानी कि ई हम लिखेंगे ये आएगा CD, मानक अपचयन विभव यानी कि 0, और आपको पता होना चाहिए कैडियम का होता है -0.40 वोल्ट, इतना होता है। आपको याद नहीं है तो आप किताब से क्या कर सकते हैं, आसानी से जो टेबल दी हुई है वहां से देख सकते हैं। वैसे आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर दो चाहे या बोर्ड एग्जाम के देंगे, जहां पर भी इनकी आवश्यकता होगी वो आपको प्रश्न में ही दिए हुए होंगे, उसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो
कैडमियम का हमने लिख दिया -0.40 वोल्ट हमारा क्या होता है मानक अपचयन विभव। इसी प्रकार से क्रोमियम का देखें तो E0Cr इसकी वैल्यू होती है -0.74 वोल्ट के बराबर होती है। तो इन दोनों के हमारे को मानक अपचयन विभव पता है, तो इनकी वैल्यू यहां रख करके सेल का हम E0 सेल ज्ञात कर सकते हैं। तो रखते हैं वैल्यू, क्या आ जाएगा हमारा E0 कैथोड की वैल्यू है -0.40 माइनस E0 की वैल्यू कितनी है -0.74। आपको यह ध्यान रखना है फार्मूले में माइनस है तो माइनस, और इन दोनों की वैल्यूज यदि माइनस में थी तो माइनस के साथ ही आपने इनको यहां पर वैल्यूज रखनी है। तो क्या आ जाएगा -0.40 माइनस की माइनस में प्लस 0.74, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट। तो किसकी वैल्यू निकल गई ई सेल E0 सेल की वैल्यू हमें पता चल गई, ये पता चल गई। अब दूसरा देखिए क्या ज्ञात करना है, डेल्टा आर G0 जिसे हम कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। आर मतलब होती है किसी भी रिएक्शंस की, और डेल्टा मतलब वो जो डिफरेंस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि यहां पर नॉट लग जाए, शून्य आ जाए, तो यह है मानक स्थिति में। तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा आर G0 बराबर होता है -NFE सेल नॉट, इसके बराबर होता है। और साथ में इसी को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं जिसे हम लिखते हैं -2.303 RT log बेस 10, और ये होता है K। ये फार्मूले आपको पता होनी चाहिए, ये हमने आपको जब पूरा का पूरा चैप्टर कराया था तो वहां डिटेल में ये समझा रखे। अब ये क्या चीज है, ये तो गिब्स फ्री एनर्जी जो हमें कैलकुलेट करनी है। एन हमारी हम कह सकते हो मोलों की संख्या होती है, या जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि हम यहां पर देखें तो ये वाली आप देख रहे होंगे यहां पर 3+ था, यहां 3, तो अभी हम क्या करते हैं इसकी अर्ध सेल रिएक्शंस लिखते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो एन क्या होगी, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। एफ जिसे हम फैराड कहते हैं कांस्टेंट होता है, तो उसकी वैल्यूज होती है। E0 सेल हमने यहाँ कैलकुलेट करा हुआ है, ये रख लेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यूज रख के इसका मान निकल जाएगा। और साथ ही हमें यहाँ पर K की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। तो वैल्यूज रखें। तो सबसे पहले मैं अर्ध सेल रिएक्शंस लिख रहा हूं प्यारे बच्चों। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे इस n की वैल्यू को आपको दर्शाना है, इस n का मान कितना होगा। तो अर्ध सेल रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा है, तो यहां पर लिखते हैं यानी कि ऑक्सीकरण, और नीचे लिखेंगे अपचयन। तो ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा है, तो लिखेंगे 2Cr जो सॉलिड स्टेट में है ये परिवर्तित हो रहा है किसमें, 2, ये हो गया Cr3+ जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है। और समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, लेकिन क्रोमियम का एक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, तो 2 परमाणु, क्योंकि आगे 2 लिखा है, कितनों का करेंगे, 6 का करेंगे, तो यहां लिख लिया 6 इलेक्ट्रॉन, ये लिख लिया। अब अपचयन वाली अभिक्रिया में आ जाइए। अपचयन किसका हो रहा है, हम देख रहे हैं कैडमियम का अपचयन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, यह जगह 3CD, ये 3+ जो कि एक्वस सॉल्यूशन में है, ये किस में परिवर्तित हो रहा है, हमारा 3CD में परिवर्तित हो रहा है। कैडमियम का जो उदासीन परमाणु उसमें परिवर्तित हो रहा है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त करे कि ये कैडमियम का परमाणु उदासीन हो जाए। तो आप समझ सकते हैं यहां पर हमारे पास ये एक यहां पर बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ है इसमें, यहां पर होना चाहिए, ये रिएक्शंस में हमने कुछ गड़बड़ लिख ली है। ये है 2Cr, यहाँ 2Cr, यहाँ 3CD, यहाँ 3CD, ये 2+ है, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, ये 2+ आएगा। तो यहां पर ये भी रिएक्शन लिख लेते हैं, ये 2 थी इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो 0 में हुई हुआ तो अपचयन ही है। तो अब यहां पर देखिए यहां पर क्या होगा, ये 3 दूनी 6, यानी कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 6। यहीं से हमारे को अपनी गलती का भी पता चला है। देखिए क्योंकि एक कैडमियम क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का हम कह सकते हैं त्याग कर रखा है उसने, तो यदि उसको उदासीन होता है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक कैडमियम के परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 के लिए कितने चाहिए होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जो यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से यह अभिक्रिया घटित होगी।
यहां पर मेन बात है, इलेक्ट्रॉन के आगे देखिए 6 है, यहां पे इलेक्ट्रॉन के आगे 6 है, इसका मतलब इस n की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। अब बाकी वैल्यूज हम लिख लेते हैं, तो बाकी वैल्यूज रखें तो डेल्टा आर जी नॉट बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सबसे पहले गया n की वैल्यू कितनी होगी 6, f फेरेड कांस्टेंट की हम वैल्यू जानते हैं 96500, वैसे एग्जैक्ट होती है 96487 कूलम्स पर मोल ये होती है, लेकिन यहां हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए 96500 अप्रोक्सीमेशन में ले रहे हैं। उसके बाद आ गया ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे को पता होनी चाहिए, वो हमारे को हमने यहां पर कैलकुलेट करी 0.34, तो क्या आ गया मल्टीप्लाई 0.34। जब इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो हमारी डेल्टा जो जी आर होती है इसकी वैल्यू हमारी निकल के आती है -196860 जूल पर मोल के बराबर आएगी। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये 1,96,860 जूल पर मोल आएगी। आप चाहें तो इसे 1000 से भाग दे करके किलो जूल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि -196.860 किलो जूल पर मोल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी इसने पूछा हुआ था वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। तीसरी चीज आगे साम्य स्थिरांक के, तो अब हमें क्या करना है, एक इसका यूज करना है और एक इसके सामने इसको रखना है। तो हम देख रहे हैं यह है डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू है -2.303 RT log बेस 10 के, इसी को रखेंगे। इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी, या सीधे log k की वैल्यू हम निकाल लें, सबसे बढ़िया तो ये है। तो log यहां से निकाल लेते हैं, log बेस 10 k इज इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट अपॉन ये 2.303 माइनस 2.303 और साथ में आ गया RT इसके नीचे आ गया। अब ये वैल्यूज आपने रखनी है, तो इसकी वैल्यूज रखें तो क्या आ जाएगा, log बेस 10 के इज इक्वल टू डेल्टा आर जी नॉट, इसकी वैल्यू हमने यहां पर लिखी हुई है, ये वैल्यूज लेंगे -196860 अपॉन हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा -2.303 मल्टीप्लाई आर हमारा क्या होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है एमकेएस स्टैंडर्ड फॉर्म में 8.314 मल्टीप्लाई टी यानी कि टेम्परेचर, क्योंकि हम यहाँ जी नॉट कैलकुलेट कर रहे हैं यानी कि मानक स्थिति कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या होता है 298 केल्विन के बराबर होता है। जब इसे आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है 34.50 के बराबर आएगी log बेस 10 के की वैल्यू। अब आपको देखिए यहां से क्या करना है, log बेस 10 के की वैल्यू 34.50 के बराबर है। हमने आपको पहले भी बताया था जब इस तरीके से आए तो आपको क्या करना है ये भी बता देता हूं। तो k बराबर हमारा होगा एंटी लॉग 34.50, इस प्रकार से आएगा। और इसे क्या लिखना है, k बराबर जब एंटी लॉग 34 डेसिमल से पहले जो भी चीज आए मल्टीप्लाई करके 10 की घात उतने लिख दीजिए। यदि यह 34 है तो 10 की घात 34, तो मैंने ये लिख दिया। अब आगे क्या लिखना है, आगे एंटी लॉग किसका निकलना है 0.50 का, तो एंटी लॉग की टेबल में 0.50 के जीरो में आपको वैल्यू देखनी है। मैंने क्या कहा, एंटी लॉग टेबल में डेसिमल 50 के जीरो में मान जो होगा वो उसको यहां पर आपने लिख देना है। तो देख लेते हैं हम किताब में कितनी वैल्यूज आ रही है। तो मैंने आपको कहा पहले भी बता रखा है कि एनसीईआरटी बुक के सबसे पीछे आपको लॉग तथा एंटी लॉग की टेबल्स आपको दी हुई है, तो यदि आप वहां से सीधे से लिख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। वहां वैल्यूज आपको दिए 3.63162, तो क्या लिख लेंगे इसकी वैल्यूज, यहां पर एंटी लॉग यानी कि k इज इक्वल टू आ जाएगा 3.162 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 34, और यह हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ये क्या था, हमारे पास साम्य स्थिरांक था। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये कितना है 3.162,
3162 आएगा, बस पहले के बाद आपने क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है। एंटीलॉग निकालना मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, काफी आसान है। मैंने कहा था ये डेसिमल से पहले जो भी चीज है उसको घात में लिख लीजिए 10 की घात के रूप में, और पीछे क्या बच गया 0.50, तो 0.50 को एंटीलॉग की टेबल में 0.50 का जीरो में आपने मान देखना है, वो आगे लिख लेना है, और एक के बाद दशमलव लगा दीजिए, एक अंक के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। आप नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने 3.4 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखा, अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, और आप चाहें तो पहले इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट को खुद से सॉल्व कीजिएगा, और तब चेक कीजिएगा आप कितना आपने सही करा, कहां पर आपके कंफ्यूजन रह गए। तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए प्रश्न को समझना। तो सेकंड पार्ट करते हैं। फिलहाल हमारा सेकंड पार्ट है कि Fe आयन और Ag आयन दोनों मिलके Fe आयन और Ag के उदासीन परमाणु में परिवर्तित हो रहे हैं। जो रिएक्शन है वो इस प्रकार से Fe2+, ये है सेकंड पार्ट, Fe2+, जो कि सॉलिड स्टेट में है, एक्वस फॉर्म में, सॉरी ये एक्वस इसलिए क्योंकि आयन है, और साथ में हमारा Ag आयन है, सिल्वर आयन है, ये भी एक्वस में ही होगा। ये किस में परिवर्तित हो रहे हैं, ये Fe3+ में, Fe3+ आयन में, एक्वस में, प्लस ये हमारा परिवर्तित होता है Ag, जो कि सॉलिड स्टेट में, इसमें परिवर्तित हो रहा है। और हमारे को पहले की तरह क्या करना है, ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। E0 सेल, डेल्टा R G0 और K को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हैं पिछले प्रश्न में हमने N की वैल्यू को कैलकुलेट करा था, तो हमारे को अर्ध सेल रिएक्शंस लिखनी पड़ी थी। तो ठीक वही काम हम यहां पर कर रहे हैं, पहले अर्ध सेल की रिएक्शंस निकाल रहे हैं, फिर आगे का काम करेंगे। तो अर्ध सेल रिएक्शंस के लिए आपको पता होना चाहिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है और अपचयन किसका हो रहा है। तो क्या लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी होगी उसका अपचयन हो रहा है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले Fe की देखिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, यहाँ 2+ है, यानी कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2 है। इसमें +1 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +1 है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, 3+ है, या तो ऑक्सीकरण संख्या 3+ होगी, और इसकी क्या हो गई, 0 हो रही है। तो आप खुद ही देख रहे हो यहां पर ये ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका, आयरन का। और दूसरा आप देख रहे हो Ag की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, +1 से 0 हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अपचयन। ऑक्सीकरण संख्या निकालना तो आप जान ही रहे हैं, यहां पर यदि 2+ है तो ऑक्सीकरण संख्या 2+, +1 है तो +1, 3+ है तो ऑक्सीकरण संख्या +3 होगी, और यहां कुछ नहीं है तो उदासीन है तो उदासीन ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब लिखते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है अर्ध सेल की, और अपचयन, अपचयन अभिक्रिया क्या है, इन दोनों चीजों को लिखते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं हम Fe2+, जो कि एक्वस में फॉर्म में है, ये किस में परिवर्तित हो रहा है, हमारा Fe3 में, ये हो रहा है Fe3+ में परिवर्तित हो रहा है, ये भी एक्वस है। अब आप सोच सकते हैं यदि ये Fe2+ Fe3+ में परिवर्तित हो रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, +1 इलेक्ट्रॉन लिख लेंगे। तो अब यह संतुलित होगी दोनों तरफ की समीकरण। ठीक इसी प्रकार से यदि अपचयन की अभिक्रिया लिखें तो यह हमारा है Ag प्लस एक्वस फॉर्म में है क्योंकि आयन है। ये किस में परिवर्तित हो रहा है, हमारा Ag में परिवर्तित हो रहा है जो कि सॉलिड स्टेट में है। तो ये कब हो सकता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे, तो ग्रहण करें तो यहीं पर लिख लेंगे 1 इलेक्ट्रॉन को इसने प्राप्त कर लिया। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो पहली रिएक्शन में जो राइट हैंड साइड में आएगा वही दूसरी रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, क्योंकि जब इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ेंगे तभी हमारे को इस सेल की अभिक्रिया प्राप्त होती है, क्योंकि दोनों तरफ से जो कॉमन चीज है 1 इलेक्ट्रॉन ये कट जाएगा। तो यहां से हमें पता चल गया क्योंकि यहां 1 आया है तो n की वैल्यू कितनी है 1, और इसी का हमने आगे यूज करना है। तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, E0 सेल की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, चूंकि E0 सेल बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। अब E कैथोड में देखिए क्या है, कैथोड हमारा कौन सा होता है, आप समझ रहे हैं
एनोड वहां होता है जहां ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, वो हमारा होता है एनोड। तो ऑक्सीकरण Fe में हो रहा है, यानी कि ये हमारा क्या है, एनोड। और Ag में अपचयन की क्रिया हो रही है, ये हमारा क्या है, कैथोड। तो अब हमें दो चीजों की वैल्यूज पता होनी चाहिए, एक Fe का मानक अपचयन विभव तथा Ag का भी मानक अपचयन विभव। तो ये दोनों इसमें नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये आप क्या कर सकते हो, बुक से आसानी से देख सकते हो। जो लिस्ट दे रखी है मानक अपचयन विभव की, वहां से आप देख लेंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्योंकि इस स्टेप में हमें इसे यूज करना है। तो आपको ध्यान रखना है E नॉट Ag की जो वैल्यू होती है, यानी कि सिल्वर का मानक अपचयन विभव जो होता है प्लस 0.80 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से मानक अपचयन विभव जो आयरन का होता है वह हमारा होता है प्लस में 0.77 वोल्ट के बराबर होता है। अब हमने बताया ये कैथोड क्या चीज है, कैथोड क्या है, Ag। तो यहां पर क्या लिख लेंगे, Ag। और एनोड क्या है, ये हमारी है Fe। तो बस इनकी वैल्यूज रखते हैं, तो क्या आ गया, E नोट सेल बराबर कैथोड का मान कितना दिया है, प्लस 0.80 माइनस एनोड का मान कितना दिया है, प्लस में ही है तो ब्रैकेट नहीं लगा रहे क्योंकि प्लस में ही दिया हुआ है। Fe की वैल्यू कितनी है, 0.77। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा, प्लस में इतने वोल्ट के बराबर आ जाएगा E नोट सेल। तो पहला आंसर जो हमारा ये हमें कैलकुलेट करना था सेकंड के लिए, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ने हमारे को निकालनी गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा रिएक्शंस की। तो उसके लिए हम सूत्र जानते हैं, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ये इसके बराबर होता है। और इसी को हमने कहा था माइनस 2.303 आर टी, और साथ में था लॉग बेस 10, और साथ में क्या था के। तो हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है और एक के की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। दो चीजें कैलकुलेट करनी, बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न की तरह चलेंगे। पहले हम इन दोनों हिस्सों को एक साथ ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा आर जी नॉट बराबर माइनस एन की वैल्यू कितनी है, हमने निकाली है, यहाँ 1 है, तो 1 मल्टी एफ की वैल्यू 96500 96487 होती है, अप्रोक्सीमेशन में इतनी लेते हैं, मल्टीप्लाई ई नोट सेल। ई नोट सेल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है, ये 0.03 वोल्ट के बराबर है। इन तीनों को आप कैलकुलेट कीजिएगा, जो आपकी वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो निकल के आएगी -2885, और ये आएगी जूल पर मोल के बराबर होगी। आप चाहें तो इसे किलो जूल में भी लिख सकते हैं, -2.885 और किलो जूल पर मोल, 1000 से भाग दे दीजिएगा, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमने दो चीजें कैलकुलेट कर ली। तो सेकंड चीज हमने ये भी आ गया, अब के की वैल्यू निकालनी है। तो हमने कहा था ये वाला और ये वाला पक्ष को एक दूसरे के सामने रखेंगे, यानी कि डेल्टा आर जी नॉट बराबर हो जाएगा -2.303 आर टी लॉग बेस 10 के। तो मुझे लॉग के की वैल्यू निकालनी है, तो सीधे निकालता हूं, लॉग बेस 10 के बराबर डेल्टा आर जी नॉट अपॉन -2.303 आर टी। वैल्यूज पुट करें सीधे तो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस में है तो -2885, ये हमने यहां से वैल्यू रख दी है, यहाँ डेल्टा आर जी की वैल्यू यहां से यहां पर पुट कर ली है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा -2.303 तो हो ही गया, इसकी वैल्यू साथ में आर की वैल्यू 8.314 हमारे पास आ गई, जो रिडबर्ग कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट होता है। टी हमने कहा था क्योंकि यहाँ 0 है, मानक है, मानक के समय में जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर 298 होता है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई 298। जब इसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि माइनस से देखो माइनस में कट जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो लॉग बेस 10 के की जो वैल्यू निकल के आएगी 0.507 के बराबर आएगी। तो यदि लॉग के की वैल्यू इतनी है तो इसका मतलब के बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग 0.507 इसके बराबर आएगा। और फिर ये निकालना क्या है, इसको निकालना है, एंटी लॉग देखना है, एंटी लॉग की टेबल में 50 का साथ में देखना है, तो के क्या हो जाएगा, एंटी लॉग टेबल में 0.50 का साथ में मान
ये निकालना मैंने आपको थ्योरी में सिखाया था। तो अब इसकी यदि वैल्यू निकाले जाए तो कितनी आ जाएगी, देख लेते हैं हम बुक से। हमें सीधे वैल्यूज रखनी है। तो एंटी लॉग की टेबल में 0.50 का 7 में, मेरी किताब में ये 285 पेज पर है। लास्ट में जो हमारे एनेक्सर दिया है उसमें प्रति लघु गुणक वाली जो टेबल है वही एंटी लॉग होती है। तो 50 का 7 में जो मान है 3214 के बराबर है। तो हम क्या लिख लेंगे इसका मान 3214, और हमने कहा था यहां पर क्या लगा दीजिए आप, डेसिमल लगा दीजिए। तो k जो साम्य स्थिरांक है उसकी वैल्यू आ गई 3.214। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे।